नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद केवट। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर की, जो कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर मुझे मिला। उस क्वेश्चन पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन पेपर की। तो ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर डैश इज यूज्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर अंडर डी एन ए आर के रूल के अंतर्गत स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हुए रहते हैं 1 से लेकर 14 तक। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर SF88 जो है वो होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए। SF7 होता है इंक्वायरी ऑफिसर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए। SF6 होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के लिए मना कर दिया जाता है, रिफ्यूजिंग ऑफ इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए वो होता है। SF10 होता है प्रोसीडिंग के लिए। तो ये था क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर डैश इज यूज्ड फॉर नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बाय द रेलवे सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय सस्पेंड किया जाता है उसको अपने सस्पेंशन के दौरान एक सर्टिफिकेट देना होता है कि उस दौरान में कोई और एक्टिविटी में इंगेज नहीं हो, उसको बोला जाता है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। तो ये इसको जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 3 में उसको भर के दिया जाता है। नंबर SF4 नंबर होता है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। SF5 मेजर पेनल्टी। SF6 होता है कि इंक्वायरी इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के लिए मना करने के लिए। फर्स्ट रिव्यू अंडर सस्पेंशन ऑफ ऑन एम्प्लॉय शेल बी कंडक्टेड विद इन द पीरियड। तो फर्स्ट रिव्यू जो है आपको सस्पेंशन के लिए, जब एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है तो उसको 3 महीने के अंदर एक रिव्यू कमेटी बनाई जाती है जो रिव्यू करती है कि उस पर सस्पेंशन को आगे बढ़ाना है या फिर उसको रिवोक करना है। तो इसके लिए होता है 3 महीने का पीरियड। सेक्शन ऑफ डैश इज राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट गिव्स एग्जेम्पशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से मना करने के लिए कौन सा एक्ट है जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में सेक्शन के अनुसार मना किया जा सकता है। तो ये है दोस्तों, इसमें एक तो 8A के अनुसार मना किया जा सकता है, 8(1) के अनुसार और 9 के। लेकिन इसमें सिर्फ 8 दिया है इसलिए ये नहीं माना जाएगा, इसमें 9 को माना जाएगा। 8 अगर फर्स्ट लिखा रहता तो 8 फर्स्ट और 8 9 दोनों होते हैं, लेकिन इसमें 9 को कंसिडर किया जाएगा इस आंसर के लिए। तो मिनिमम डैश ईयर क्वालिफाइंग सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांट ऑफ एम्प्लॉय पेंशन। पेंशन के लिए कितने, तो 20 ईयर की सर्विस को माना जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्रेटरी ऑफ PNM एट जोनल रेलवे। तो PNM दोस्तों 3 लेवल पे काम करती है, जोनल रेलवे, हेडक्वार्टर लेवल और डिविजनल लेवल। तो जोनल रेलवे के ऊपर ये PCPO रहेंगे इसके सेक्रेटरी, तो GM रहते हैं चेयरमैन। तो हु इज सेकंड अपीलेट अथॉरिटी अंडर द RTI एक्ट। RTI एक्ट में सेकंड जो, अगर मान लो आपने अपील कोई इन्फॉर्मेशन मांगी और उसका जवाब नहीं आता है तो आप सेकंड अपील कर सकते हो, वो है कि CIC के अंतर्गत। CIC को, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को आप अपील कर सकते हो, मतलब सेकंड अपीलेट अथॉरिटी रहेगी CIC। इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन। तो दोस्तों A में भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, D में होता है और C में होता है। सिर्फ B जो ग्रेड है, कैटेगरी, उसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है, सारे प्रमोटिव लोग माने जाते हैं। बट इन मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस ऑफ ग्रेजुटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस होती है 5 साल। अगर 5 साल से पहले एम्प्लॉय अगर रिज़ाइन करता है या सर्विस छोड़ता है तो उसको ग्रेजुटी नहीं मिलती, 5 साल के बाद उसको मिलती है। तो मिनिमम फैमिली पेंशन इज़ एट प्रेजेंट 9000 है। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये समय समय पर चेंज होते रहता है, तो अकॉर्डिंग टू एट प्रेजेंट टाइम बिंग ये 9000 की है। हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे। तो आप देखेंगे दोस्तों इंडियन रेलवे पर 18 जोन्स हैं टोटल। हम चलते हैं रूल नंबर और क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो RDSO इज लोकेटेड एट, RDSO लोकेटेड है लखनऊ में। द स्टैंडर्ड आवर ऑफ ड्यूटी कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन इज 48 आवर स्टैंडर्ड है और स्टेचुटरी आवर है 52। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एज पर HOER फुल नाइट में, फुल नाइट का मतलब क्या होता है। फुल नाइट का मतलब होता है 10 PM to 6 AM।
द पैनल ऑफ एक्स कैडर सिलेक्शन इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्स कैडर पोस्ट होती है, उसका पैनल किस हिसाब से बनता है, तो उसका पैनल बनता है मेरिट के आधार पर। इस पर कोई सीनियरिटी मैटर नहीं करती है, सिर्फ जो एग्ज़ाम पे जो मेरिट बनेगी उस पर। अंडर विच रूल ऑफ DNAR पेनल्टी आर मेंशन, पेनल्टीज़ के बारे में DNAR में कौन सा रूल दिया गया है, तो रूल नंबर 6 में सारी पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं NPS वाज इंट्रोड्यूस इन रेलवे। NPS कब से लागू हुई, तो दोस्तों 1/1/2004 से लागू हुई है। अब समझ लेते हैं रूल नंबर क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फाइनल विड्रॉल कैन बी डन फ्रॉम PF। अगर आप PF मतलब स्कीम है ओल्ड पेंशन स्कीम में से आप 15 साल के बाद अपना फाइनल विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल हैं, तो इसका आंसर रहेगा C 15 ईयर। वन प्रमोशन ऑफ फिक्सेशन ऑन पे इज नॉर्मली मेड अंडर द रूल। अगर आपका कोई प्रमोशन होता है या MSCP लगता है, तो उसमें आप एक अपने चॉइस के अनुसार फिक्सेशन मांग सकते हैं कि जो कि या तो इमीडिएट इफेक्ट से हो सकता है या फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से। तो इसके बारे में जो रूल है वो फंडामेंटल रूल 22 के अनुसार आपको उसमें ऑप्शन दिया जाता है। फॉर रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट इन DNAR स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर कौन सा है, तो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आप इंस्पेक्ट करना चाहते हैं और आपको मना किया जाता है, तो उसके लिए SF 6 दिया जाएगा। SF 6 में आपको रिफ्यूजिंग टू परमिट द इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट वाले में SF 6 है। SF 2 में होता है डीम्ड सस्पेंशन, SF 4 में रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। इसी प्रकार से सारे SF के बारे में मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनी है DNAR पे, आप उसको देखें तो उसमें सारे SF के SF 14 तक का सारा डिटेल पता चल जाएगा। अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 वेयर द डेज आर मोर वर्कर्स आर वर्किंग डॉक्टर इज मैंडेटरी। मतलब एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें कि फैक्ट्री एक्ट 1948 अप्लाई है और वहाँ पर कितने एम्प्लॉय होना चाहिए, तो डॉक्टर इज मैंडेटरी। तो अगर 500 एम्प्लॉय है तो वहाँ पर हमको डॉक्टर एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर को रखना ज़रूरी है। तो फीमेल रेलवे एम्प्लॉइज इन टाइटल फॉर डेज ऑफ CCL। तो CCL दोस्तों एक फीमेल एम्प्लॉय को अपनी लाइफ सर्विस में कितने दिन मिलती है, तो 730 डेज़ के लिए और 2 साल के लिए CCL मिलती है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इज सिचुएटेड इन, तो ये वाराणसी में है। कपूरथला में ये कोच फैक्ट्री है। पेरम्बूर और चित्रंजन में इलेक्ट्रिक लोको बनती है। द करेंसी ऑफ सिलेक्शन पैनल ऑफ SNWI पोस्ट इज फॉर, दोस्तों सभी के लिए लगभग 2 ईयर का पैनल ऑफ करेंसी होती है, करेंसी ऑफ पैनल सिलेक्शन पैनल। इन केस ऑफ डेथ मंथ इज टू रिटेन रेलवे क्वार्टर्स। तो इस रेलवे क्वार्टर के लिए अगर मान लो डेथ हो जाती है एम्प्लॉय को, तो उस कंडीशन में वो रेलवे क्वार्टर को डिटेन कर सकता है, तो उसके लिए 24 मंथ का है। और ये इसमें कुछ अमेंडमेंट एज पर न्यू अमेंडमेंट कुछ और चेंजेस हो सकता है, तो जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस समय हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस भी आ गए हो। फिलहाल में 24 मंथ्स है। आप देखते हैं रूल नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 26, तो OBC कोटा इज मेंटेन इन रोस्टर डिपार्टमेंट प्रमोशन। OBC का कोटा जो है किस प्रमोशन में होता है, तो डिपार्टमेंटल LDC रिक्रूटमेंट और नवदिष्ट, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वहीं पर OBC का कोटा कंसिडर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। डिपार्टमेंट प्रमोशन में या LDC में OBC का कोटा नहीं होता है। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 फॉर स्ट्राइक द नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर डेज पीरियड। तो अगर डिस्प्यूट एक्ट 1947 का जहाँ पर एक्ट लागू होता है, वहाँ पर अगर एम्प्लॉय अगर कोई स्ट्राइक करते हैं तो उसको कम से कम 6 वीक पहले उसको नोटिस देना होता है एम्प्लॉयर को। डिपार्टमेंटल कोटा ऑफ चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर ML7 इस, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा डिस्प्यूट हो सकता है कि डिपार्टमेंटल कोटा वैसे तो 100% डिपार्टमेंटल वाले ही लोग जाते हैं ML7 में, तो एक क्वेश्चन इसका आंसर तो 100% भी हो सकता है। और दूसरा आंसर ऐसा हो सकता है कि इसमें से जो 80% आते हैं वो डिपार्टमेंटल एज अ प्रमोट के हिसाब से आते हैं और 20% LDC एग्ज़ाम के द्वारा आते हैं। तो एक आंसर उसमें ये भी हो सकता है कि 80% तो डिपार्टमेंटल कोटा और 20% LDC। तो इस क्वेश्चन को अगर कंडीशंस लगी रहती है तो इसमें ये आंसर भी हो सकता है ना, ये आंसर भी। हालांकि सारे जो है 100% डिपार्टमेंटल ही जाते हैं, बट ये है कि 20% LDC का कोटा रहता है। इन SF 5 चार्ज शीट अंडर DNAR एनेक्सर 3 इज फॉर लिस्ट ऑफ रिलाइड डॉक्यूमेंट। तो ऐसे एनेक्सर 3 में रहेगा लिस्ट ऑफ रिलाइड डॉक्यूमेंट
और नंबर 2 में एनेक्सर 2 में रहता है चार्जेस, और नंबर 4 में रहता है लिस्ट ऑफ विटनेसेस, और जो एलिगेशन जो लगे रहते हैं वो 1 में रहता है। फीमेल रेलवे एम्प्लॉय ऑन हर फैमिली प्लानिंग ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन इज इंटाइटल फॉर हाउ मेनी डेज स्पेशल कैजुअल लीव। तो दोस्तों अगर फीमेल एम्प्लॉय है जो ट्यूबेक्टोमी के द्वारा अपना ऑपरेशन करवाता है फैमिली प्लानिंग का, तो उसको 14 डेज के लिए स्पेशल सीएल मिलती है। डेज परसेंट मार्क्स इज मैंडेटरी फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट टू पास द सीनियर क्लर्क ML5 एग्जामिनेशन। तो जितने भी जनरल कैटेगरी के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उसमें 60% का पासिंग मार्क्स होता है, चाहे सेफ्टी हो, नॉन सेफ्टी हो, क्लरिकल हो, कुछ भी हो। वहीं अगर मान लो नॉन सेफ्टी कैटेगरी का एग्ज़ाम है तो उसमें SC और ST के लिए 50% का पासिंग मार्क्स होता है। द MSCP स्कीम इज इफेक्ट फ्रॉम द 1/9/2008 से MSCP इफेक्ट किया गया है। व्हाट इज़ द मिनिमम लीव अप टू विच CCL कैन बी सेंक्शन। मतलब ये कि एक बार में अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय वो CCL अप्लाई करती है तो उसको कम से कम 5 दिन का CCL अप्लाई करना होगा, 1 या 2 या 3 दिन का नहीं कर सकते, कम से कम 5 दिन। लीव कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ टू अनदर काइंड प्रोवाइडेड द एग्जाम एम्प्लॉय अप्लाई विद इन। अगर कोई एम्प्लॉय ने एग्जाम लीव लिया था और उसको किसी कारण से वो उसको कन्वर्ट कराना चाहता है दूसरी टाइप की लीव में, तो उसको 30 डेज़ का टाइम होता है, उस 30 डेज़ में वो री अप्लाई करके उसको कन्वर्ट करवा सकता है। द एंटायर सर्विस ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय हाउ मेनी डेज ऑफ मेटर्निटी लीव फॉर मिसकैरेज एंड अबॉर्शन कैन बी अवेल। मतलब एक फीमेल एम्प्लॉय है अगर उसको मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन करवाता है वो एम्प्लॉय, तो उसको कितने दिन के लिए लाइफ टाइम में एंटायर सर्विस में कितने दिन मिल सकती है, तो 45 डेज़ के लिए वो ले सकता है। तो इस तरह हो गया 35 नंबर का क्वेश्चन। अब हम जाते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन पे। हाउ मेनी सेट्स ऑफ PTO आर इश्यू टू द रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय को कितने सेट्स ऑफ PTO मिलते हैं। तो एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को कोई भी सेट मतलब PTO नहीं मिलते हैं, सिर्फ 2 कम्प्लीमेंट्री पास मिलते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, नन ऑफ दीज। व्हाट परसेंटेज हैज़ बीन प्रिस्क्राइब फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 2019 से लागू है EWS के लिए 10% कोटा डिसाइड किया गया है। फॉर इनकेशमेंट ऑफ लीव बैलेंस लीव ऑफ डेज इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप लीव इनकेशमेंट कराते हैं जो कि अपनी इंटर सर्विस से 6 बार करा सकते हैं 2-2 साल के इंटरवल में, तो अगर आप लीव इनकेशमेंट कराते हैं तो आपके पास 30 APL या लीव बैलेंस होना मैंडेटरी। अब जाते हैं 39 पे। तो इट इज़ द अपर एज लिमिट रिक्रूटमेंट ग्रुप C पोस्ट। तो अपर एज लिमिट है ग्रुप C के लिए 30 ईयर्स। अब जाते हैं हु इज़ द कम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव कंपेशनेट अपॉइंटमेंट क्लरिकल कैटेगरी अदर देन प्रियोरिटी 1 केसेस। तो इसमें तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा श्योर नहीं है मुझे, आई थिंक GM विल बी द राइट आंसर। तो इसको थोड़ा सा लेटेस्ट करेक्शन अगर रहेगा तो इसको देख लीजिए, इसमें ज़्यादा श्योर नहीं है, ये शायद GM ही रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। इन विच लेवल ऑफ गिविंग कंपेशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट सेक्शन ऑफ सेंक्शन ऑफ द जनरल मैनेजर इज रिक्वायर्ड। अगर लेवल 7 का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंपेशनेट ग्राउंड पे सीधे अपॉइंटमेंट दिया जाता है तो उसके लिए GM सर की परमिशन इज रिक्वायर्ड, ज़रूरी है। लेवल 6 तक का DRM लेवल तक उसको अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। बुक ऑफ सेंक्शन इज सबमिटेड टू रेलवे बोर्ड एवरी ईयर। हर साल में हर एक डिपार्टमेंट को अपनी बुक ऑफ सेंक्शन कितने एम्प्लॉय हैं उसका देना पड़ता है रेलवे बोर्ड को। प्रिंसिपल बेंच ऑफ CAT स्टेट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ये प्रिंसिपल बेंच की बात हो रही है। प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है, जबकि नागपुर में भी है, मुंबई में भी है, लेकिन वो उसकी ब्रांचेज है। चेयरमैन ऑफ PNM एट डिविजनल लेवल इज। डिविजनल लेवल पर अगर कोई PNM होता है तो उसके चेयरमैन रहेंगे DRM और उसके सेक्रेटरी रहेंगे सीनियर DPO। द पीरियड ऑफ अपील अंडर DNR रूल इज। अपील करने के लिए अगर मानो DNR रूल के अनुसार 45 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, उस बीच आपको जो पेनल्टी दी गई उसकी पनिशमेंट दिया गया उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ, और जो अपील की जाती है वो जो आप जिसने चार्जशीट दी है उससे एक हायर ग्रेड के ऑफिसर को अपील की जाती है। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एन ऑफिसर ऑफिस बियर रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन हुज डिसीजन इज़ फाइनल। किसका डिसीजन फाइनल रहेगा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो DRM सर का डिसीजन फाइनल रहेगा कि उसको ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना चाहिए। और चलते हैं 47 नंबर में। हु इज़ जनरल मैनेजर फॉर सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अशोक कंसल सर थे,
पेपर हुआ था। अभी फ़िलहाल में अनिल कुमार लाहौटी सर हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि जनरल मैनेजर तो समय समय पर चेंज होते रहते हैं। फिलहाल में है अनिल कुमार लाहौटी। हु इज अप्रूव एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर नॉन गेजेटेड स्टाफ ऑन आउट ऑफ टर्न। मतलब दोस्तों जब ट्रांसफ़र होता है, एक तो ऑन टर्न ट्रांसफ़र होता है, दूसरा एक आउट ऑफ टर्न ट्रांसफ़र होता है, जो कि डिफरेंट या वेरियस जो है सिचुएशन में होता है, मेडिकल ग्राउंड पे, स्पोर्ट्स ग्राउंड पे। तो ये जो ट्रांसफ़र होते हैं उसके लिए एम्पावर होते हैं जीएम सर आउट ऑफ टर्न के लिए। विद द इंटरवल पीरियड ऑफ कंडक्ट सुटेबिलिटी फॉर द नॉन सिलेक्शन पोस्ट। नॉन सिलेक्शन पोस्ट के लिए सुटेबिलिटी लिस्ट कंडक्ट निकालने के लिए जो है वो एवरी ईयर हर साल जो है निकालनी पड़ती है। इन सेफ्टी कैटेगरी मिनिमम मार्क्स ऑफ क्वालिफिकेशन रिटन टेस्ट फॉर SC and ST। सेफ्टी कैटेगरी के लिए जैसा मैंने पहले बताया था 60% है, चाहे वो SC ST का कैंडिडेट हो या जनरल। लेकिन वो अगर नॉन सेफ्टी कैटेगरी का एग्ज़ाम है तो उसमें जो है 50% मार्क्स रहता है SC ST के लिए, और जनरल और OBC के लिए 60%। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी एट हेडक्वार्टर लेवल। तो हेडक्वार्टर लेवल पर जो चेयरमैन रहेंगे स्टाफ बेनिफिट कमेटी के, TCPO सर रहेंगे। फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेनल्टी। अब दोस्तों पेनल्टी की जहाँ बात होती है तो पेनल्टी में सस्पेंशन, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, और विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन। तो इसमें जो सस्पेंशन किया जाता है दैट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ पेनल्टी। ये एक प्रकार से एक ऑफिशियल प्रोसीजर है, ये इसको पेनल्टी नहीं माना जाता, जबकि बाकी ये तीनों पेनल्टी। बट इज द सीलिंग ऑफ एक्स ग्रेसिव कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। तो ये 25 लाख है, सम टाइम भी 25 लाख है, समय पर चेंज होते रहता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अगर आप पेंशन का कम्यूटेशन देना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 40% जो है आप ले सकते हैं। टेम्पररी डिसेबलमेंट अंडर द WCA मीन्स द इंजरी विच कीप्स द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अनुसार रिमेन अवे फ्रॉम द गिवन द पीरियड ऑफ। तो 3 दिन से अगर ज़्यादा की तो उसको इंजरी होती है तो वो टेम्परेरी डिसेबलमेंट के अंदर आएगी। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अनुसार 3 दिन का पीरियड होता है। पर ट्रांसफर मोर देन 1000 किलोमीटर बट 2000 किलोमीटर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट, हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज अलाउड। तो दोस्तों ये 1000 से कम अगर है तो 10 दिन होता है, 1000 से 2000 के बीच में तो 12 दिन होता है, और अगर मान लो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है और उस कंडीशन में अगर उसको एयर का टिकट दिया जाता है तो उसको भी 10-12 ही दिन है। इन अ फैक्ट्री वेयर मोर देन 10 वर्कर्स वुमेन वर्कर आर एम्प्लॉयड, क्रीचर्स शुड बी प्रोवाइडेड एज पर प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 में फैक्ट्री एक्ट के अनुसार अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 30 वुमेन वर्कर्स हैं तो वहाँ पर क्रेडल की व्यवस्था करना जरूरी रहेगा, कि बच्चों के लिए होती है। तो 30 इसका राइट आंसर रहेगा 30। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, फुल फॉर्म ऑफ CP ग्राम। तो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसन रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ए आंसर रहेगा इसका। फुल फॉर्म ऑफ अर्पण, एडवांस रेलवे पेंशन एसेस नेटवर्क, ये रहेगा फुल फॉर्म अर्पण का। फुल फॉर्म ऑफ क्रिस का, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ APAR इज एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, तो इसका आंसर रह जाएगा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, आंसर सी। फुल फॉर्म ऑफ CTCE, तो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर एवरीवन, फुल फॉर्म इज HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद चलते हैं, इफ रिकॉर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आर नॉट अवेलेबल टू शो द एक्चुअल अपॉइंटिंग अथॉरिटी, द एक्चुअल अपॉइंटमेंट अथॉरिटी विल बी। अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है जिसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, मतलब पता नहीं है, तो उसका जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को GM को कंसिडर किया जाएगा। द मेडिकल कैटेगरी प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ JET। तो इसका दोस्तों श्योर नहीं है मुझे इसके बारे में, तो आंसर आई थिंक B1 रहेगा इसका, बाकी आप देख सकते हैं, मुझे इसका ज़्यादा श्योर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए अगर कौन सा जो है एक मशीनरी बनी नहीं है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर कहीं होता है तो उसको नेशनल ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाता है, इंडस्ट्रियल में लेबर में।
लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा, मतलब उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट नहीं है। तो उम्मीद स्टैंड फॉर यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन, आंसर LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन। प्राण, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दी आंसर। अब चलते हैं रूल 71 नंबर क्वेश्चन पे। दैट इज टेकन इनटू अकाउंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन फॉर रनिंग स्टाफ। रनिंग स्टाफ के पेंशन के लिए तो पे प्लस 55% ऑफ पे, ये होता है रनिंग स्टाफ का पेंशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला। प्रेम, तो प्रेम होता है फर्म का पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, PREM, आंसर इज सी। रेट ऑफ फैमिली प्लानिंग इज परसेंटेज ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉय, सॉरी फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन अगर मिलती है किसी एम्प्लॉयर अगर एक्सपायर हो जाता है तो उस कंडीशन फैमिली को दी जाती है, तो फैमिली पेंशन मिल जाता है, वो होता है 30% ऑफ बेसिक। हाँ, अगर एम्प्लॉय को इनहेंस पेंशन मिलती है जो कि 50% ऑफ पे होती है, और फैमिली पेंशन होती है 30%। NPA फॉर रेलवे डॉक्टर इज ग्रांटेड फॉर 25% एडिशनल, उसको NPA मिलता है, नॉन परफॉर्मेंस अलाउंस, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस होता है 25, रनिंग स्टाफ के लिए 30%। अब होता है FMA, स्टैंड फॉर फ्री मेडिकल अलाउंस, सॉरी फिक्स मेडिकल अलाउंस। IREM स्टैंड फॉर इंडियन रेलवे स्टेब्लिशमेंट मैनुअल, आंसर सी। 77 में अंडर HOER लोको रनिंग स्टाफ क्लासिफाइड एज कंटिन्यूस कैटेगरी में इंटेंसिव होता है, इंटरमीडिएट एसेंशियल होता है, एसेंशियल इंटरमीडिएट और एक्सक्लूडेड, तो 4 कैटेगरी होती है। इसके बारे में मेरा डेडिकेटेड वीडियो है HOER पे, यू कैन वॉच द वीडियो। द हेड ऑफ द सेफ्टी डिपार्टमेंट एट डिविजनल लेवल, तो डिविजनल लेवल पर सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है सीनियर DSO के पास में, और वहीं अगर सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो वहाँ पर आ जाता है सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, सेफ्टी कमिश्नर, सिक्योरिटी कमीशन और सेफ्टी ऑफिसर। द टाइम लिमिट फॉर रिड्रेसल ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस इज 1 मंथ होता है निवारण जो कोर्ट है उसमें। इन ईयर 2000 विच एक्ट केम इनटू द फोर्स, तो पता ही होगा 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था। CLRA 1970 स्टैंड फॉर, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट, सी आंसर। NRTI लोकेटेड एक्ट, NRTI कहाँ पर, तो बड़ोदरा में NRTI। द सर्विस रिव्यू इज कंडक्टेड ऑन कंप्लीशन ऑफ, सर्विस रिव्यू कितने साल के बाद किया जाता है, तो या तो 30 ईयर ऑफ सर्विस या 55 ईयर ऑफ एज, उस पीरियड के बाद उसकी सर्विस को रिव्यू किया जाता है, कैसा परफॉर्मेंस है रिकॉर्ड होता है। एज पर मॉडल SOP डेज इज एम्पावर्ड टू ग्रांट NOC फॉर द नॉन वेजेटेड एम्प्लॉय फॉर इशू ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट इशू करने के लिए नए मॉडल SOP के अनुसार DRM से पावर दी गई है। सीनियर क्लर्क ML5 इज इंटाइटल फॉर क्वार्टर, तो सीनियर एम्प्लॉय के लिए ML5 में आता है जो कि उसको अर्ली थर्ड ही एम्प्लॉय फॉर अर्ली थर्ड। अ फीमेल रेलवे एम्प्लॉय विथ लेस देन 2 चिल्ड्रन सर्वाइविंग चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर 180 डेज के लिए मेटर्निटी लीव मिलती है फीमेल एम्प्लॉय को। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो इसमें कितना दोस्तों ये दिया हुआ है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, तो ये आंसर नहीं रहेगा, आंसर डी रहेगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। IRICEN इज लोकेटेड एट, इरिसेन कहाँ पर है, पुणे में, सिविल इंजीनियरिंग का। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे में है। सिकंदराबाद में SNT का है, जमालपुर में मैकेनिकल का है, चेन्नई में। द हेडक्वार्टर ऑफ SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे इज, साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है हुबली में। सारे हेडक्वार्टर्स के बारे में भी मेरा एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं। RRT इज लोकेटेड एट रेलवे रेड ट्रिब्यूनल, चेन्नई में है RRT। 91 में हुई इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन रहेगा, जूनियर स्केल ऑफिसर, जैसे कि APO।
हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट डिविजनल लेवल एंड सेंक्शन वॉलंटरी रिटायरमेंट विदाउट फॉलोइंग द नोटिस पीरियड 3 मंथ। 3 मंथ का जो नोटिस पीरियड दिया जाता है VRS देने के लिए, अगर वो नहीं दिया जाता है उस कंडीशन में इमीडिएट जो है अगर मान लो तो उसको VRS सेंक्शन करना है तो DRM इज इम्पोर्टेंट। सेम व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड स्टेबलाइज्ड। रेलवे बोर्ड कब स्टेबलाइज हुआ था दोस्तों? तो ये होता है 1905 में रेलवे बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। करेंटली हाउ मैनी फिक्स मेडिकल अलाउंस इज अलॉटेड? तो आज के समय में 1000 टाइम मतलब मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, जो कि पहले 300 रुपये था, अभी 1000। इन फर्दर फ्यूचर इट कैन बी इंक्रीज बाय सपोज 1500 or 2000। गजेटेड ऑफिसर इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ प्रोविजनल पासेज इन द ईयर। तो गजेटेड जो ऑफिसर है उसको कितने सेट ऑफ पासेज मिलते हैं? तो 6 सेट ऑफ पासेज। अब देखते हैं 96 में व्हाट इज द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेड टू द ब्लाइंड और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड रेलवे एम्प्लॉई। अगर कोई एम्प्लॉई ब्लाइंड है, ऑर्थोपेडिकली मतलब चलने में असमर्थ है, तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना दिया जाता है? तो इट इज जस्ट डबल टू द नॉर्मल। सेल्फ अप्रेजल इज APR इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉय इन ग्रेड पेयर ML एंड अबव। मतलब सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट जो APR के लिए बनाया जाता है तो किस एम्प्लॉय के लिए होता है? जो ML 6 में है या उससे ज़्यादा के लेवल में है, वो लोग अपना खुद सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट भरते हैं। उसके बाद में रिपोर्टिंग अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी और असेसमेंट अथॉरिटी के पास जाती है सेंशन होने के लिए, मतलब अप्रूवल के लिए। वेयर कैन बी एम्प्लॉय फाइल द अपील अगेंस्ट द कैट जजमेंट। कैट का जो जजमेंट आया और वो अगर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में आता है तो कहाँ अपील कर सकता है? तो हाई कोर्ट में ही कैन अपील टू द हाई कोर्ट। हॉलीडे होम कैन बी यूज फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम बाय द स्टाफ। तो हॉलीडे होम तो सभी जो इंडिया के मोस्ट टूरिस्टिकल प्लेस है वहाँ पर हॉलीडे होम्स है, तो वहाँ पर अगर एम्प्लॉय जाता है वहाँ रुकता है तो इट कैन बी अवेल फॉर द मैक्सिमम 3 days ओनली। हु इज द रिव्यूइंग अथॉरिटी अंडर DNAR? DNAR के अंतर्गत रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये था 100 क्वेश्चन जो कि स्टेब्लिशमेंट बेस्ड थे। अब हम कुछ क्वेश्चन ये 10 क्वेश्चन हैं जो हिंदी भाषा के हैं। ये दोस्तों ऑप्शनल में होते हैं, जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहता है, जबकि उस क्वेश्चन पेपर में 110 क्वेश्चन रहते हैं, एडिशनली 10। तो अब ये पूरे 110 में से कोई भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक फैसिलिटी दी गई है जिसमें से राजभाषा के 10 क्वेश्चन अलग से होते हैं। तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक देश महीने में आयोजित की जाती है, तो प्रत्येक 3 महीने में आयोजित की जाती है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सबसे बड़ी हिंदी समिति होती है, इसके प्रधानमंत्री होते हैं। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए हिंदी दिवस उसी दिन मनाया जाता है। राजभाषा अधिनियम भारतवर्ष में कब लागू हुआ था? तो 1963 को राजभाषा अधिनियम, और वही राजभाषा नियम 1976। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों 22 भाषाएं हैं 8वीं रेट में। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं। अब संविधान के अनुच्छेद 10 में संघीय राजभाषा के लिए प्रावधान किया गया, तो 343 के 1 में राजभाषा के बारे में बताया गया। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब डिविजनल लेवल पे जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें DRM सर करते हैं। इसका आंसर रहेगा कर। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय राजभाषाओं का उल्लेख किया गया। तो ये थे दोस्तों 110 क्वेश्चन जो कि एक स्टाफ एंड वेलफेयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि इन सभी क्वेश्चंस पे मैंने जो भी मुझे जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर कोई क्वेश्चन फॉर द टाइम बिंग अगर कुछ चेंजेस रहता है तो आप उसके लिए लेटेस्ट सर्कुलर के लिए जा सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन फाइनल करने से पहले लेटेस्ट इसका अपडेशन या अमेंडमेंट के लिए आप ज़रूर देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी तरह पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे MACP के बारे में। तो MACP के जो सारे रूल्स हैं, कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस हैं, उनकी चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो इसमें जो Annexure 1 में जो है सारी चीज़ें दी हुई है।
इसमें जो है ये एनेक्सर 1, इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और इसमें 4 नंबर पॉइंट में दिया है। 4 नंबर पॉइंट ये है कि स्क्रीनिंग कमेटी बनती है। इसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 मेंबर होते हैं, जो 2 मेंबर रहेंगे वो जिस एम्प्लाई को मतलब एमएससीपी के अंडर में मतलब कंसिडर करना है उससे एक लेवल हाई लेवल का रहेगा, और जो चेयरपर्सन रहेंगे वो मेंबर से एक लेवल हाई के रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कमेटी डिसाइड करती है कि एमएससीपी किसको देना है, जिसको उसके सर्विस रिकॉर्ड एपीआर वगैरह चेक करती है, उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। इन केस द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट है अथॉरिटी है अपॉइंटेड अथॉरिटी, तो उस कंडीशन में जो होता है कि कंस्टिट्यूटेड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इन द पावर अप्रूव्ड बाय रिकमेंडेशन ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसको जो अप्रूव किया जाता है वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ या डिपार्टमेंट लेता है। वेयर द अपॉइंटमेंट इज अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट, स्क्रीनिंग कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड इन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल जैसे कि फील्ड ऑफिस हो गया, जो सबॉर्डिनेट ऑफिस हो गए, इनमें जो है प्रेसिडेंट होता है जिनको पावर अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होती है। तो उस कंडीशन में जो उसकी डीएससी की जो रिकमेंडेशंस रहती है उनको सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है अप्रूव करता है। और इसी में जो है एक चीज़ और ये है कि इन ऑल अदर केस, जो दूसरे सारे अदर केसेस रहेंगे उन केसेस में अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी शैल बी विद द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगी वो उसको रिकमेंड करेगी, उसको अप्रूव करेगी, जो रिकमेंडेशंस रहेंगे उनको। अब इसका रूल नंबर 6 देख लेते हैं। इन द ऑर्डर टू प्रिवेंट अनड्यू स्ट्रेन, अनड्यू स्ट्रेन मतलब अनावश्यक जो तनाव को कम करने के लिए क्या किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ने एक सिस्टम बनाया है कि जो हर 6 महीने में इसका रिव्यू किया जाएगा कि अगले 6 महीने में कितने लोग एमएससीपी के अंडर में आने वाले हैं। तो इसके लिए जनवरी और जुलाई के फर्स्ट वीक में 2 स्पेन बना दिए गए हैं। तो जनवरी में किन लोगों को कंसिडर किया जाएगा, जनवरी में जो अप्रैल से सितंबर में जो लोग आने वाले हैं एमएससीपी के अंडर में उन लोगों के बारे में कंसिडर किया जाएगा, उनके बारे में डिपार्टमेंट कमेटी डिसाइड करेगी। और जो है अक्टूबर से मार्च के बीच में जो रहेगा उनको जुलाई के फर्स्ट वीक में ये डिपार्टमेंट कमेटी जो है स्क्रीनिंग कमेटी उसके बारे में डिसीजन लेगी। मतलब एडवांस में एमएससीपी के बारे में एक कमेटी बैठा के एडवांस में उनके ऑर्डर, उनका एनालिसिस, उनका फाइनल जो है लिस्ट बनाई जाती है। एंड इन एज फॉर एज पर्सन सर्विंग इन द अकॉर्डिंग कंसर्न दी इश्यू कंसल्टेंट कंट्रोलर ऑफिस जनरल ऑफ इंडिया, ये अकाउंट ऑफिस के बारे में है। अब दूसरी चीज़ समझने की कि एनी इंटरप्रिटेशन या क्लेरिफिकेशन अगर कुछ रहता है इसमें मीनिंग ऑफ प्रोविजन इसके किसी प्रकार के एमएससीपी की जो कंसोलिडेटेड गाइडलाइन में अगर उसमें कुछ रहता है क्लेरिफिकेशन या इंटरप्रिटेशन में, तो उसके लिए क्या जाएगा, डीओपीटी का जो ऑर्डर रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसका जो ऑर्डर रहेगा उसको कंसिडर किया जाएगा। द एमएससीपी स्कीम में कंटिन्यू टू इफेक्टिव फ्रॉम द 1/9/2008 से उसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा, माना जाएगा। नो स्टेपिंग अप ऑफ पे इन लेवल वुड बी एडमिसिबल, मतलब स्टेपिंग अप का जो पेमेंट का जो सिस्टम है, स्टेपिंग अप का मतलब होता है कि जूनियर एम्प्लॉय को अगर सीनियर एम्प्लॉय से ज़्यादा पेमेंट मिल रही है किसी भी रूल के कारण, तो सीनियर एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर स्टेपिंग अप, वो अप्लाई कर सकता है कि मेरे जूनियर को मुझसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो उसको स्टेपिंग अप करके उसको भी उसी के इक्वल में लाया जाता है, इसको बोला जाता है स्टेपिंग अप। तो कहने का मतलब ये है कि नो स्टेपिंग अप ऑफ पे इन द लेवल वुड बी एडमिसिबल विथ रिगार्ड टू जूनियर गेटिंग मोर पे देन द सीनियर एन अकाउंट ऑफ फिक्सेशन अंडर एमएससीपी, अगर एमएससीपी के अंडर किसी जूनियर को फिक्सेशन किया गया और उसकी सैलरी अगर सीनियर से ज़्यादा होती है तो उसको इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इसका हिंदी वर्जन भी फॉलो, जो भी हिंदी वर्जन है उसको भी फॉलो किया जाएगा। तो ये था डीओपीटी का लेटर। अब हम आते हैं एनेक्सर 1 पे। एनेक्सर 1 की सारी गाइडलाइंस, सारे जो रूल्स हैं वो दिए गए हैं। तो नंबर 1 में दिया गया है कि ये 22 अक्टूबर 2019 को डिस्प्ले किया था। देयर शेल बी 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जैसा कि पता है कि एमएससीबी में हमको 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जाते हैं इंटायर लाइफ में, इंटायर सर्विस में। फर्स्ट है 10, 20 और 30, जो कि पहले एमएससीपी के पहले एक स्कीम जो थी उसका नाम था एसीपी। तो एमएससीपी में जो है 3 स्टेप जो दिए गए हैं 10, 20 और 30 ईयर में दिए गए हैं। और ये 3 साल इस टाइप से हैं कि या तो एक ही ग्रेड में आदमी को, एम्प्लॉय को 10 साल कंटिन्यूस हो जाए काम करते हुए, तो उसको स्टेपिंग अप या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा।
या फिर 10-10 साल के इंटरवल पे उसको प्रमोशन मिलता है। तो MSCP ये नंबर 2 पे देख लेते हैं कि द MSCP इनवाइजेज मेयरली प्लेसमेंट इन द इमीडिएट। और MSCP जो दिया जाता है नेक्स्ट हायर लेवल पे दिया जाता है। जैसे मान लो जो 1900 में अगर उसको MSCP मिला है तो उसको 20 मतलब 2000 दिया जाएगा, मतलब जस्ट अबो नेक्स्ट हायर लेवल। ML3 है तो ML4 है तो ML5 है तो ML6। ये नहीं देखा जाएगा कि उसमें उसके कैटेगरी या उस कैडर में वो ग्रेड है या नहीं, वो चीज़ नहीं देखी जाती है। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो पार्ट ए में मतलब जो लेवल्स दिए गए हैं पे मैट्रिक्स में, उसके हिसाब से अगले नेक्स्ट हायर ग्रेड लेवल में उसको फिक्स किया जाता है। और कर्टेन केस रेगुलर प्रमोशन इज नॉट ड्यू। अगर मान लो किसी ग्रेडर में रेगुलर प्रमोशन सक्सेसिव 2 लेवल में नहीं है, जैसे मान लो कि लेवल 2 के बाद डायरेक्ट लेवल 4 है किसी कैडर में, तो जब उसको MSCP दिया जाएगा तो MS2 के लेवल 2 के बाद लेवल 3 में दिया जाएगा, ना कि डायरेक्ट 4 में। हाँ, जब रेगुलर प्रमोशन होगा तो उसको डायरेक्ट 4 में ML4 में दिया जाएगा। तो MSCP मिलने के बाद रेगुलर प्रमोशन को ML4 में दिया जाएगा। ये इस नंबर 2 का मतलब होगा। द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द MSCP वुड बी एडमिशन अप टू लेवल 15। जो MSCP के जो बेनिफिट दिया जाएगा या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा वो अप टू लेवल 15 तक दिया जाता है, जो कि हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होता है। बशर्ते उनको जो ए ग्रेड के ऑफिसर होते हैं ऑर्गेनाइज सर्विस वाले, उनको छोड़कर। बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन इज अवेलेबल इन द टाइम ऑफ रेगुलर प्रमोशन शेल ऑल्सो बी अलाउड एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। जो FR22 के अनुसार जो पे फिक्सेशन का जो ऑप्शन दिया जाता है या जो बेनिफिट दिया जाता है उसको इसमें MSCP के दौरान भी दिया जाएगा। देयर शेल हाउएवर नो फर्दर फिक्सेशन ऑफ पे एट द टाइम ऑफ रेगुलर। अगर मान लो व्यक्ति को MSCP मिल गया है और उसके बाद में 2 साल बाद अगर उसको रेगुलर प्रमोशन दिया जाता है तो उस समय उसको पे फिक्सेशन का जो है ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मतलब जो एक बार पे फिक्सेशन कर दिया MSCP के बाद तो उसको रेगुलर प्रमोशन के समय फिक्सेसिंग नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन उसका जो अगर मान लो लेवल चेंज होता है तो उस लेवल में जाकर उसको फिक्स कर दिया जाएगा, उस समय ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। However, at the time of actual promotion, it happened to be past carrying higher pay level than it is available under MSCP, then the shall be placed in level which be promoted in cell। अगर मान लो उसको रेगुलर एक्चुअल प्रमोशन होता है और उससे पहले उसको MSCP दिया गया है और रेगुलर प्रमोशन होने पर MSCP का जो सेल में है उसका बेसिक, वही सेल में अगर उस रेगुलर प्रमोशन के सेल में भी अगर वही बेसिक आता है तो उसको सेम बेसिक रखा जाएगा। हाँ, अगर मान लो उसका जब रेगुलर प्रमोशन होता है और उस समय लेवल चेंज होने के कारण अगर वो सेल नहीं है तो उस समय में उसको उससे हायर सेल में फिर शिफ्ट किया जाएगा। प्लेस्ड एट हायर सेल इन द लेवल, उस लेवल में जो हायर सेल रहेगा उस सेल में उसको फिक्स किया जाएगा। इसका हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। जैसा कि अगर आप देखना चाहेंगे तो एक मेरी अलग वीडियो है जिसमें कि मैंने ये पे फिक्सेशन के बारे में बताया है, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं किस तरह लेवल हायर लेवल में उसको शिफ्ट किया जाता है, फिक्स किया जाता है। और ये जो रहेगा वो डेट ऑफ इंक्रीमेंट के हिसाब से ही रहेगा, एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय। अब समझ लेते हैं प्रमोशन अर्न या अपग्रेडेशन एंड ग्रांटेड अंडर MSCP स्कीम इज द पास्ट these grade are in the same level pay matrix due to merger of pay scale. Upgradation of post by 7th pay commission will be ignored for purpose of granting अपग्रेडेशन अंडर द MSCP या ACP स्कीम। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर मान लो 7th पे कमीशन से पहले किसी व्यक्ति को का जो ग्रेड था उसको मर्ज कर दिया गया, मतलब 28 और 2400 को मान लो मर्ज कर दिया गया, 42 बना दिया गया। तो उस समय में जो पहले जो उसको मर्ज किया गया उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और वो डायरेक्ट उसको 42 में मानते हुए अगला उसका MSCP जो मिलेगा वो 4600 का MSCP उसको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा। तो ये था 5 नंबर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 6 में आएगा फिक्सेशन ऑफ पेन द ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑन अदर 1/1/2000 सेल बी एज पर रूल 2016 वाइड डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर 25,000 सेंट्रल कमीशन कंटेंट DAPT। इसमें जो दिया गया है उसमें FR13 के अनुसार उसको फिक्सेशन का जो बेनिफिट दिया जाएगा। इन केस वेयर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हैड बीन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय, अगर मान लो किसी को फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया गया है हायर लेवल पे
तो द प्रोविज़न ऑफ MACP इन स्कीम 19 मई 2009 के 9 या उसके बाद, but where is the result of implementation of 7 pay recommendation, substantive grade has been hierarchy ladder has been upgraded by granting the higher level. In such, MACP already granted to him in 7 pay commission shall be fixed in revised pay structure. और इसी को देखिए एक इस पर इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया गया है कि एक पोस्टल इंस्पेक्टर है, फॉर एग्जांपल के लिए पोस्टल इंस्पेक्टर है जो कि 4200 के ग्रेड पे में था, और उसका जो है उसको MACP ग्रांट किया गया था 4600 में PB2 में. ही विल नाउ ग्रांटेड द ग्रेड पे ऑफ 4800 इन द पे बैंड 2 लेवल 8 फॉर पे मैट्रिक सब्सिक्वेंट अपॉन अपग्रेडेशन ऑफ पोस्टल इंस्पेक्टर इन 4200 से. तब ये कि अगर 4200 में था और उसको अपग्रेडेशन किया था और 46 में दिया गया था, तब उसको जब MACP मिला तो मिलेगा नहीं 4600 में, 4800 में मिलेगा, क्योंकि उसको जो पहले जो MACP दिया गया था उसको इग्नोर कर दिया जाएगा जैसे पहले रूल में बताया गया, क्योंकि 42 और 46 को मर्ज कर दिया है. तो डायरेक्ट जो उसको MACP का जो बेनिफिट मिलेगा उसको 4800 में उसको मिल जाएगा. तो ये है उसका मैट्रिक्स इज मॉडिफाइड बाई CCS रूल 2016 में. With regard to fixation of pay on grant of promotion and financial upgradation MACP, the government servant has option under FR 22(1)(a) का 1 जो गेट बेनिफिट जो पे फिक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा वो इसमें अप्लीकेबल रहेगा. वो चाहे तो उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से ले सकता है या फिर जो उसकी अब जहाँ से उसको MACP दिया उस सेम डेट से ले सकता है. तो ये एक ऑप्शन है उसके पास कि वो चाहे तो उसको विथ इमीडिएट इफेक्ट ले सकता है, चाहे तो वो नेक्स्ट प्रमोशन डेट से जो भी एम्प्लॉय के बेनिफिट में रहेगा उसके हिसाब से ले सकता है. इसके बारे में मेरा जो पे फिक्सेशन का वीडियो है, आप अगर उसको देखेंगे उसमें ज़्यादा ये चीज़ समझ में आ जाएगी. प्रमोशन अर्न इन द पोस्ट कैरिंग सम पे स्केल प्रमोशनल हायरार्की इज रिकमेंडेड रूल फॉर द पर्पज ऑफ MACP. प्रमोशन कोई ग्रेड कैडर में ऐसा प्रमोशन दिया गया है सेम ग्रेड पे में उसको प्रमोशन ट्रीट किया जाता है, तो उसमें जो है सेल बी काउंटेड फॉर पर्पस ऑफ उसको MACP के लिए काउंट किया जाएगा. अब देखते हैं रूल नंबर में 9 में, रेगुलर सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ MACP सेल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट डायरेक्ट एंट्री डेट टू द रेगुलर बेसिस, इधर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस और ऑन सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय बेसिस. मतलब ये कि जो इसमें रेगुलर सर्विस को जो काउंट किया जाएगा उसको क्या माना जाएगा, तो ये जब से किया जाएगा जब से उसको रेगुलर का स्टेटस मिला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जब वो आया है. हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ये रहेगी कि अगर मान लो वो एम्प्लॉई कैजुअल लेबर में है, एडॉक पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है और उसको प्री अपॉइंटमेंट को ट्रेनिंग, तो उसको शेल नॉट बी टेकन इनटू द रिकॉर्डिंग, उसको इस रेगुलर सर्विस में उसको काउंट नहीं किया जाएगा. मतलब उसको MACP काउंट करने के लिए उस पीरियड को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. और पे मैट्रिक रेगुलर अपॉइंटमेंट इन नाउ डिपार्टमेंट विदाउट अ वेट. लेकिन अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है जो किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और वो अगर बिना ब्रेक किए अगर मान लो किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आता है, तो उसने जो पास्ट जो सर्विस थी उसको MACP के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब कंसिडर किया जाएगा. लेकिन ये ध्यान रखना है कि उस जो पीरियड को रेगुलर प्रमोशन के रूप में उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा. अगर मान लो उसने 5 साल कहीं वो सर्विस करके आया था और उसका उस 5 साल को MACP के लिए तो काउंट करेंगे लेकिन रेगुलर प्रमोशन के लिए उसको काउंट नहीं किया जाएगा. तो ये एक बेसिक इसमें डिफरेंस है. अब समझ लेते हैं रूल नंबर 10, पास्ट सर्विस रेंडरिंग इन द सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय इन अ स्टेट गवर्नमेंट स्टेचुरी बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट में है, अगर स्टेचुटरी बॉडी में है, ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर में है, तो बिफोर अपॉइंट द सेंट्रल रेलवे शेल नॉट बी काउंटेड टूवर्ड रेगुलर सर्विस. अगर मान लो इन गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट या जो जितने जो सेक्टर्स है ऑर्गेनाइजेशन उसमें अगर है तो उसको रेगुलर सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा. ये चीज़ भी है. रेगुलर सर्विस शेल इंक्लूड पीरियड स्पेंड इन डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में अगर कोई डेपुटेशन में गया है एम्प्लॉई तो स्टडी लीव लिया है, अदर काइंड ऑफ लीव जो कि ड्यूली सेंक्शन बाय द कंपनी ऑफ अथॉरिटी है, तो उसको रेगुलर सर्विस में काउंट किया जाएगा. मतलब MACP के जो 10 या 20 ईयर है उसमें काउंट किया जाएगा. MACP शेल ऑल्सो भी एप्लीकेबल टू वर्क चार्ज एम्प्लॉई के ऊपर भी काउंट किया जाएगा इफ़ देयर सर्विस कंडीशन आर कंपेरेबल विद द स्टाफ ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट. नेक्स्ट समझ लेते हैं एग्जिस्टिंग टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम.
पहले जो टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम थी 12 और 24 और 36, इंक्लूडिंग इन सीटू प्रमोशन स्कीम और एनी अदर काइंड ऑफ प्रमोशन स्कीम अगर जो पहले से चली आ रही थी, तो वो चाहे तो डिपार्टमेंट उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर मान लो एम को अडॉप्ट करता है, तो अगर स्विच ऑफ कर लेता है एम में, तो उन दोनों को एक साथ लेके नहीं चला जाएगा, या तो एम या फिर जो उसका एग्जिस्टिंग टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम है उसको ले, तो ये भी कोई कंसिडर किया जाएगा। एम एस इज डायरेक्टली एप्लीकेबल ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय और मे बी एक्सटेंडेड एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ प्रिस्क्राइबिंग DOPT के जो कंडीशन है उसमें अगर वो फुलफिल करता है तो उसको इस पर डायरेक्टली एप्लीकेबल किया जाएगा, बशर्ते वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द MSCP इज डिफर्ड, मतलब MSCP का जो बेनिफिट है अगर उसको डिफर किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसको पोस्टपोन किया जाता है, नॉट अलाउड आफ्टर 10 ईयर इन अ लेवल ड्यू टू रीज़न ऑफ एम्प्लॉय बीइंग अनफिट ड्यू टू डिपार्टमेंट, अगर उसको कोई चार्जशीट आती है, उसको डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग के अनुसार उसको अगर मान लो किसी प्रकार से उसको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए उसको पेनल्टी लगी है, तो उस पीरियड को इस 10 ईयर में कंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब उस पीरियड को 10 ईयर का अलावा माना जाएगा। कहने का मतलब अगर 2 साल के लिए उसको किसी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए रोका है, तो जो 2 साल का पीरियड है उसको 10 साल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसके लिए उसको 10 प्लस 2 12 साल इस टाइप से उसको डिफ़र किया जाएगा। और इसी प्रकार से अगर इस समय 12 कर दिया गया पहले अपग्रेडेशन के लिए, तो नेक्स्ट जो अपग्रेडेशन रहेगा जो 20 साल में नहीं होते वो 22 साल में रहेगा। ऑन ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम दिस शैल बी नो चेंज इन द डेसिग्नेशन। अगर मान लो कुछ को MSCP के अनुसार फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला है एम्प्लॉय को, तो उसके डेसिग्नेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ उसका क्लासिफिकेशन और हायर स्टेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, उसको जहाँ पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है, जैसे कि HBA मिलता है, अलॉटमेंट ऑफ रेलवे क्वार्टर अकोमोडेशन मिलता है, उसमें उसको उसमें उस कंसिडर किया जाएगा, पास में किया जाएगा। ठीक है। फॉर ग्रांट ऑफ PA जो मिलता है उसमें उसको अपग्रेडेशन किया जाएगा। अब इसका 17 का 1 देखते हैं। फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द MSCP स्कीम द प्रिस्क्राइब बेंचमार्क शेल बी वेरी गुड। अगर आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन चाहिए तो लास्ट 3 ईयर का जो APR आएगा वो शुड बी एटलीस्ट वेरी गुड। ये कंसिडर वेरी गुड होना चाहिए, तभी आपको MSCP का बेनिफिट दिया जाएगा। दिस विल बी इफेक्ट फॉर अपग्रेडेशन अंडर MSCP ड्यू ऑन और आफ्टर 25/7/2016 के बाद जो लोगों को अपग्रेडेशन ये मिलना है इस MSCP के अनुसार, रिवाइज एप्लीकेबल विल बी APR ऑन 2016 एंड सब्सिक्वेंट ईयर। अगर 2016-17 के बाद के जो APR रहेंगे वो होना चाहिए वेरी गुड, उससे पहले के अगर गुड भी रहे तो चलेगा। तो ये दिया हुआ है 17 का 2 में। वाइल असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ग्रांट ऑफ MSCP डिपार्टमेंट कमिटी से PSC शैल असेस द APR इन द रेकॉर्डिंग पीरियड। जो पिछला पीरियड है उसके लिए उसको असेस करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि 2016 से पहले की जो है वो वेरी गुड नहीं है तो चल जाएगा, गुड भी है तो, लेकिन 2016-17 के बाद वाले जो रहेंगे इट शुड बी एटलीस्ट वेरी गुड। और कंटिन्यू फॉर MSCP गाइडलाइन DOPT जो 19/5/2009 का जो MSCP का DOPT का MSCP इसमें दिया गया। अब ये चीज़ समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वुड बी नॉन फंक्शनल बेसिस सब्जेक्ट टू फिटनेस इन द हियरार्की ऑफ ग्रेड पे विद इन पेमेंट 1 देयर आफ्टर अपग्रेडेशन ऑफ MSCP बेंचमार्क वुड बी गुड। जो गुड बेंचमार्किंग है वो 600 तक के पेमेंट 3 तक के लिए रहेगा, और बेंचमार्किंग विल बी वेरी गुड फॉर अबो 7600 एंड अबो के लिए वेरी गुड होना चाहिए। तब 13 से लेके मतलब सारे वेरी गुड होना चाहिए, और इसमें 13, 14 और 15 के लिए वेरी गुड हो सकता है, तो वेरी गुड होना चाहिए। लेवल 11 तक है और ये लेवल 12 के बाद वालों के लिए सारे वेरी गुड होना चाहिए। इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन पेनल्टी प्रोसीडिंग grant of MSCP under the MSCP shall subject the rule governing normal promotion. Such rule shall therefore regulated by provision of CCS Rule 1965 instruction issued thereunder. The MSCP contemplated merely placed on personal basis. Immediate higher level grant of financial only and shall be known to the actual functional promotion of employee concerned. Therefore no reservation. कहने का मतलब इस रूल में ये हो गया कि अगर आपको MSCP के द्वारा बेनिफिट दिया जाता है तो उसमें
आपके ये रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन ऑर्डर, पोस्टर, कोई इस प्रकार का फॉलो नहीं किया जाएगा। अगर MSCP दिया जा रहा है तो उसमें किसी प्रकार का बेनिफिट SC ST को या OBC को नहीं दिया जाएगा, सभी को एज ए नॉर्मल ट्रीट किया जाएगा। ये इस कहने का मतलब इस रूल का ये है। उसमें मतलब रोस्टर या फिर रिजर्वेशन का जो रूल है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। और इसीलिए जो है डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग कमेटी रहेगी, उसमें कोई जो फाउंडेशन है कि SC ST का एम्प्लॉय मतलब मेंबर होना चाहिए, वो इसमें कोई रिकॉर्डेशन उसमें कुछ उस टाइप का नहीं है, कोई भी उसमें मेंबर या चेयरमैन रह सकता है। तो ये हो गया रूल नंबर 19। अब टाइम 20 नंबर समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल ऑपरेशन अंडर द MSCP शैल बी प्योरली पर्सनल टू द एम्प्लॉय एंड हैव नो रिलेवेंस टू हिज सीनियरिटी पोजीशन। और ऐसे में देयर शैल बी नो एडिशनल फाइनेंशियल लोन फॉर द सीनियर एम्प्लॉय इन द ग्राउंड देन द जूनियर एम्प्लॉय हैज़ गेटिंग हायर पे। अगर मान लो किसी जूनियर एम्प्लॉय को MSCP के अनुसार जो उसका फिक्सेशन किया वो अगर किसी सीनियर एम्प्लॉय से अगर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में उसको स्टेपिंग अप का, जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्टेपिंग अप का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा उसको। और इसमें हाउएवर इन केस ऑफ वेयर सीनियर रेलवे एम्प्लॉय MSCP हायर ग्रेड को फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2016 के बाद पहले का अगर ये केस होता है और उस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय को अगर सीनियर एम्प्लॉय को जूनियर से ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो उसको जब फिक्सेशन किया जाएगा तो उसको सीनियर को जूनियर के इक्विवेलेंट में लाके फिक्स किया जाएगा। तो इस रूल को हम बाय वर्ड टू वर्ड समझ लेते हैं कि ड्रॉ लेस देन रिवाइज पे स्ट्रक्चर ग्रांटेड MSCP एंड हायर लेवल बिफोर और आफ्टर द 1 जुलाई ऑफ 2016। द पे ऑफ सीनियर सर्वेंट इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर शैल बी स्टेप्ड अप टू एन अमाउंट इक्वल टू पे। उसका जो अमाउंट रहेगा इक्वल टू पे एज फिक्स फॉर जूनियर को अगर हायर पोस्ट पर फिक्स किया जाता है उसके बराबर रहेगा। एंड सच स्टेपिंग अप शैल बी डन विथ इफेक्ट फ्रॉम द ड्यू ऑफ MSCP डेट ऑफ MSCP। जूनियर गवर्नमेंट शेल टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन फॉलोइंग होना चाहिए? बोथ द जूनियर एंड सीनियर सर्वेंट बिलोंग टू द सेम कैडर में होना चाहिए और उनका पे लेवल जो रहेगा वो भी सेम होना चाहिए फॉर ग्रांट ऑफ MSCP। इन एग्जिस्टिंग पे स्ट्रक्चर जो पहले का पे स्ट्रक्चर था, इन रिवाइज पे स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर एंड हायर पोस्ट इन विच दे आर एंटर्ड टू ड्रॉ पे आर आइडेंटिकल, दोनों सेम होना चाहिए। द सीनियर एम्प्लॉय सर्वेंट इन द टाइम ऑफ MSCP ड्राइंग इक्वल और मोर देन द जूनियर, या तो उसके बराबर पेमेंट ड्रा करना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। द एनॉमली डायरेक्ट टू रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल 22 ये है कि सीनियर को जूनियर एम्प्लॉय को सीनियर एम्प्लॉय से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलना चाहिए, 22 का ये है, तो उसमें इसको कंसिडर किया है। प्रोवाइडेड दैट जूनियर एम्प्लॉय वॉज ड्राइंग मोर देन द एग्जिस्टिंग पे स्ट्रक्चर एंड इन सीनियर बाय वर्च्यू ऑफ एनी इंक्रीमेंट टू ग्रांटिंग। अगर मान लो कोई जूनियर एम्प्लॉई है और उसको किसी प्रकार के वर्च्यू ऑफ एनी एडवांस इंक्रीमेंट, अगर उसको किसी स्पेशल एबिलिटी के कारण अगर कुछ उसको एडवांस इंक्रीमेंट दिया जाता है तो उसको इस पे स्टेपिंग अप के लिए या MSCP के लिए रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा फॉर स्टेपिंग अप ऑफ हर सीनियर ऑफिसर। पेड ऑन इन द लेवल ऑफ पे मेट्रिक MSCP शैल बी टेकन एज अ बेसिस ऑफ डिटरमाइन एंड टर्मिनेट बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉई। अगर मान लो MSCP के द्वारा जो कुछ बेनिफिट दिया जाता है वो रिटायरिंग एम्प्लॉई के लिए भी उसको एप्लीकेबल या फिर डिटरमाइन किया जाएगा। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय इज डिक्लेयर सरप्लस इन हायर ऑर्गेनाइजेशन एंड अपॉइंटेड इन द सेम पे स्केल और लोअर पे स्केल ऑफ पे इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एम्प्लॉय को मतलब इधर से सरप्लस होने के कारण उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता है और वहाँ पर उसको सेम पे स्केल पे या लोअर पे स्केल पर उसको शिफ्ट किया जाता है। द रेगुलर सर्विस रेंडर्ड बाय द हायर एंड प्रीवियस शैल बी काउंटेड टुवर्ड द रेगुलर सर्विस इन हिज न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गिविंग फाइनेंशियल अंडर द MSCP। तो उस जो पिछले बार की जो पिछले ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का जो पीरियड है उसको MSCP के लिए रिकॉल किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। आप समझ लेते हैं 23 में इन केस ऑफ ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग यूनिलेटरल ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट रेगुलर सर्विस रेंडर्ड इन द प्रीवियस ऑफिस शैल बी काउंटेड अलॉन्ग विद द रेगुलर सर्विस इन द न्यू organized office for purpose of getting financial upgradation under the MSCP. Financial upgradation under the MSCP shall allow in the immediate next higher level in the pay matrix as given in CCS Rule 2016. Wherever any officially accordance with term and condition transfer to own organization to a lower post reverted to the lower post date from the promotion last pay before being relieved from the organization
सच प्रमोशन रिव्यूज ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कहने का ये हो गया है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को शिफ्ट किया जाता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको शिफ्ट से पहले अगर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में उसको किसी कारण से उसको डाउनग्रेड किया गया है और वो उस पीरियड में काम कर रहा है, तो उस पीरियड को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। जब वो नए ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो वहाँ से उसको सर्विस वहाँ से मानी जाएगी। इफ़ अ रेगुलर प्रमोशन हैज़ बीन ऑफर्ड बट वाज रिफ्यूज, अगर किसी एम्प्लॉय को रेगुलर प्रमोशन दिया गया और उसने उस प्रमोशन को रिफ्यूज़ कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में उसको MSCP का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, है ना। तो उसको एम्प्लॉय हैज़ नॉट स्टेबल ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी दी गई थी फिर उसको मना कर दिया, लेकिन फाइनेंस अपग्रेड हैज़ बीन अलाउड ड्यू टू स्टेगनेशन एंड द एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज द प्रमोशन। लेकिन अगर उसको MSCP मिल गया और उसके बाद में अगर प्रमोशन को रिफ्यूज करता है तो उसको बैक नहीं किया जाएगा। देन इट शिल नॉट बी ग्राउंड विदाउट द फाइनेंशियल डिक्लेरेशन, मतलब उस रिफ्यूजल को उसको फाइनेंशियल डिक्लेरेशन के लिए विड्रॉ नहीं किया जाएगा। हाउएवर दे विल एलिजिबल कंसीडर फॉर फर्दर अपग्रेड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, लेकिन अगर उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना चाहिए MSCP का वो अगर ड्यू होता है तो उस कंडीशन में उसने जो पहले रिफ्यूजल दिया था उसको बेस मानते हुए नेक्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन उसको नहीं दिया जाएगा। ये इसका मतलब है। केस ऑफ पर्सन होल्डिंग हायर पोस्ट प्योरली एड हॉक बेसिस शेल ऑल्सो भी कंसिडर फॉर स्क्रीनिंग कमीशन विदाउट अदर्स। अच्छा, अगर मान लो वो हायर पोस्ट पर काम कर रहा है एड हॉक बेसिस पे उस कंडीशन में, तो स्क्रीनिंग कमीशन उसको शेल ऑल्सो भी कंसिडर उसको कंसिडर करेगी एंड देयर मे बी अलाउ द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इन रिवर्सन टू द लोअर पोस्ट। जब वो लोअर पोस्ट पर आएगा तो उस कंडीशन में उसको रिवर्सन में उसको MSCP का बेनिफिट मिल जाएगा। एम्प्लॉय ऑन डेप्यूटेशन नीड नॉट टू रिवर्ट द पेरेंट डिपार्टमेंट फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन MSCP का बेनिफिट अगर किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है और उस कंडीशन में अगर मान लो एम्प्लॉय डेप्यूटेशन पर कहीं और काम कर रहा है तो उसको पेरेंट कैडर में रिवर्ट नहीं किया जाएगा, उसको वो उसका बेनिफिट वही रहते हुए भी ले लेगा और वो एक ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि उसको जिस पोस्ट जहाँ पर उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉय के फेवर में जो भी रहेगा उस पर उसको बेनिफिट दिया जाएगा अंडर द डेपुटेशन, और साथ ही साथ उसको डेपुटेशन अलाउंस भी उसमें दिया जाएगा। अब कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, इनको हम समझ लेते हैं और इसके बारे में अलग से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इन इलस्ट्रेशन को समझने के लिए, क्योंकि यही इसका मेन जो जिस्ट जो है इसके रिलेटेड का यही है। तो इसको हम एक बार फिर बाद में समझेंगे। तो इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन लेवल 2, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है लेवल 2 में आया है फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन, तो उसको लेवल 4 में मिलता है। तो उसने पहला रेगुलर प्रमोशन 8 साल में उसको लेवल 4 में आ गया। लेवल 4 के बाद में उसको अगले 10 साल तक कोई प्रमोशन नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको सेकंड MSCP फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाएगा जो कि लेवल 5 में रहेगा। मतलब 8 साल तो रेगुलर प्रमोशन, 10 साल का उसको MSCP, इस साल उसका 18 साल में उसको लेवल 5 में उसको प्रमोशन मिल जाएगा। ये पहली कंडीशन हो गई। अब इसी में दूसरी कंडीशन समझ लेते हैं कि इन केस ऑफ ही डज नॉट गेट एनी प्रमोशन फर्दर देयर आफ्टर, उसके बाद उसको कोई प्रमोशन नहीं मिला है, देन ही वुड गेट थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इन लेवल 6 में उसका थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आएगा वो अगले 10 साल के बाद। मतलब 8 साल रेगुलर प्रमोशन, 10 साल का दूसरा MSCP, तीसरा MSCP जो आएगा वो अगले 10 साल के बाद, मतलब 28 ईयर में उसको तीसरा MSCP मिल जाएगा। इस प्रकार उसको 8, 10 और 28 साल में उसको थर्ड MSCP मिल जाएगा। अब इसमें दूसरा केस समझते हैं कि बी में कि यदि मान लो उसको सेकंड प्रमोशन मिला है 5 साल में, ही गेट्स सेकंड प्रमोशन आफ्टर 5 ईयर, पहला 8 साल में मिला था, है ना। उसके बाद में सेकंड प्रमोशन मिल गया उसको 5 साल बाद इन लेवल 10 में, लेवल 7 में। अगर मान लो उसको लेवल 7 में था डायरेक्ट, उसके बाद में 4 के बाद लेवल 7 में था, तो दैट इज़ 23 ईयर। मतलब 8 साल में पहला उसको MSCP मिला, 10 साल में उसको दूसरा MSCP और 5 साल में उसका रेगुलर प्रमोशन आ गया। तो इस प्रकार 8, 10 और 5, 18 और 5, 23 साल में उसको थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन लेवल 8 में मिलेगा आफ्टर कंप्लीटेड ऑफ 30 ईयर। मतलब 8 साल में पहला रेगुलर प्रमोशन, 10 साल में दूसरा MSCP और तीसरा उसको प्रमोशन मिल गया है रेगुलर प्रमोशन, जो कि दूसरा ही रेगुलर प्रमोशन माना जाएगा, उसको 5 ईयर में मिला। तो अगला जो उसको MSCP मिलेगा वो 30 ईयर में मिलेगा, न कि ये 23 इसको प्लस कर करते 10 ईयर 33 उसको 30 ईयर में भी उसको प्रमोशन मिल जाएगा। इसका एक एग्जांपल के थ्रू में चार्ट बना के नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे उसको।
अब इसका थर्ड पॉइंट मान लेते हैं, इफ़ ही गेट सेकेंड प्रमोशन बिफोर 20 ईयर, मतलब उसको जो दूसरा प्रमोशन होना चाहिए था वो उसको 20 ईयर से पहले मिल गया, मान लो 19 साल में मिल गया। देन ही गेट थर्ड MSCP, उस कंडीशन में उसको थर्ड MSCP मिलेगा एट द एंड ऑफ 29 ईयर। ठीक है, फर्स्ट प्रमोशन, दूसरा प्रमोशन मिला उसको 19 ईयर में, तो थर्ड जो MSCP मिलेगा वो उसको मिलेगा 19 के बाद 10 ईयर जोड़ेंगे 29, 10 ईयर फ्रॉम द सेकेंड प्रमोशन के बाद थर्ड, प्रोवाइडेड ही डज नॉट गेट थर्ड प्रमोशन, अगर उसने थर्ड प्रमोशन रेगुलर प्रमोशन नहीं लिया है तो। इफ़ ही गेट सेकेंड प्रमोशन आफ्टर 20 ईयर या फिर 23 ईयर में उसको मान लो सेकेंड प्रमोशन मिला है रेगुलर प्रमोशन, तो देयर इज़ नो थर्ड प्रमोशन बिफोर 30 ईयर, और अगर 30 ईयर तक उसको कोई रेगुलर प्रमोशन नहीं मिलता है देन ही मे बी अलाउ थर्ड MSCP एट द एंड ऑफ 30 ईयर, तो उस कंडीशन में उसको 30 ईयर के एंड होने पर थर्ड प्रमोशन या थर्ड MSCP दिया जाएगा, न कि 23 प्लस 10 मान के। मतलब ये कहने का कि 30 ईयर की सर्विस से पहले या तो उसको 3 प्रमोशन मिल जाए रेगुलर प्रमोशन, या फिर उसको 3 MSCP मिल जाए। उसको ये नहीं देखा जाएगा कि 23 में तो उसका सेकंड प्रमोशन हुआ था, है ना, तो थर्ड प्रमोशन उसको 33 में या थर्ड MSCP 33 में, तो ये नहीं देखा जाएगा। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, हम इसमें बी का समझ लेते हैं, बी पॉइंट, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन लेवल 2 ये ग्रांटेड फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द MSCP 10 ईयर, 10 साल में उसको पहला MSCP मिला जो कि उसको लेवल 3 में जाएगा, क्योंकि उसको जब हायर लेवल में मिलता है तो उसको लेवल 3 में जाएगा। लेकिन लेवल 3 में MSCP मिला, उसके 5 साल के बाद उसको मिल गया फर्स्ट उसका रेगुलर प्रमोशन जो कि लेवल 4 में आता है। ठीक है ना, तो 10 साल में वो मिला था, 5 साल के बाद में रेगुलर प्रमोशन मिल गया। अब उसको जो सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, क्योंकि ये तो उसका फर्स्ट रेगुलर प्रमोशन हुआ, अब उसका सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो माना जाएगा नेक्स्ट लेवल में रहेगा, विल बी ग्रांटेड इन लेवल 5। 4 में रेगुलर हुआ था, अब उसको 5 में इसको सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीजन ऑफ 20 ईयर। अगर उस तरफ से देखा जाए तो 10 साल ये और 5 साल वो, तो ये हो गए 15 साल, और सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो मिलेगा उसको जो मिलेगा 20 ईयर की कंप्लीट सर्विस करने के बाद। ऑन कंप्लीजन ऑफ 30 ईयर सर्विस ही विल गेट थर्ड MSCP, और जब उसके 30 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको थर्ड MSCP मिलेगा जो कि लेवल 6 में जाएगा। इफ़ नो प्रमोशन आर अर्न बिफोर कंप्लीजन ऑफ 20 ईयर, अगर उसको 20 ईयर से पहले कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, और ओनली थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वुड बी एडमिसिबल ऑन कंप्लीजन ऑफ 10 ईयर ऑफ सर्विस इन द लेवल फ्रॉम द डेट ऑफ सेकंड प्रमोशन और 13th ईयर ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर, या तो उसको 30 ईयर सर्विस हो जाए या फिर उसको 10 ईयर जो सर्विस है उसी अपग्रेड में वो हो जाए, जो भी पहले होगा उसके हिसाब से उसको या तो थर्ड रेगुलर प्रमोशन दे दिया जाएगा या फिर थर्ड MSCP दे दिया जाएगा। If a government servant has been granted either 2 regular promotion or second financial under the MSCP August 1999 after completion of 24-year regular service, then only third financial rating will be admissible to him under the MSCP completion of 30 year। अब एक केस ऐसा हो जाता है कि मान लो जो उस एम्प्लाई को तो अगस्त 2009 से पहले उसको 24 साल के दो जो पहले ACP स्कीम चलती थी 12-24 वाले, उसको 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल चुके होते हैं, और उसके बाद में अगर उसका थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आएगा तो उसकी जो 30 ईयर सर्विस कंप्लीट होने के बाद में उसको थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दे दिया जाएगा। मतलब 24 को दूसरा मिला था, 6 साल के बाद उसको थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा, बशर्ते अगर उसने कोई रेगुलर प्रमोशन उस हायरार्की में उसने नहीं लिया है तो ये था दोस्तों लेटर नंबर 16 2020 का एक डिटेल एनालिसिस, जिसमें मैंने कोशिश की किस तरह से प्रमोशन मिल सकते हैं MSCP के दौरान, किस तरह के एम्प्लॉय के बेनिफिट में ये लेटर है, और इसकी जो जहाँ तक मैं इसके वर्डिंग को समझ पाया हूँ मैंने थोड़ा सा अच्छी सी कोशिश की समझाने की। बाकी आप इसका हिंदी वर्जन भी उसको समझ सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू अपग्रेडेशन जो भी लेटेस्ट उसमें मॉडिफिकेशंस आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं, तो उसके अनुसार आप इस लेटर को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों MSCP के रिगार्डिंग ये मेरा वीडियो। इसका मैं एक जो ये पॉइंट का इलस्ट्रेशन है फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं किसी दिन और समझाऊंगा किस तरह से इसका एक एग्जांपल के तौर पर अपन समझ सकते हैं किस लेवल के लिए क्या MSCP मिलेगा, उसको एक अलग वीडियो में शॉर्ट में आपको क्लियर करूँगा। तो ये था वीडियो दोस्तों MSCP के बारे में। तो मैं काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इसलिए अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि ये जो इसके कंडीशंस हैं इनके बारे में डिटेल में हम लोग
अपने एग्जाम्पल लेके इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड टेक केयर। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।